हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के सिलेबस में यूनिट 1 समान हिंदी का टॉपिक लिंग और इंग्लिश ग्रामर में इसी को जेंडर कहते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और साथ ही ये आपको एक अन्य टॉपिक वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि के प्रश्नों को हल करने में भी काफ़ी मदद करेगा। यहाँ मैं अपने उन दोस्तों को बता दूं जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, जेंडर, लिंग। तो शब्द की जाति ही लिंग कहलाती है। किसी भी शब्द के बारे में कि ये किस जाति का है तो उसका बोध जो कराता है वो लिंग है। और परिभाषा इसकी देख लेते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। किसी भी प्रकार का चिन्ह या निशान वो लिंग कहलाता है। और सामान्य अर्थ में शब्द की जाति लिंग से ही ज्ञात करते हैं। दोस्तों, देखेंगे लिंग के प्रकार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिंग के जो प्रकार हैं वो हिंदी व्याकरण में दो ही हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन अन्य व्याकरणों जैसे इंग्लिश ग्रामर में आप देखेंगे या उर्दू में देखेंगे तो वहाँ पे वो तीन आते हैं, तीन कैटेगरी होती है उनकी, जिसमें एक न्यूट्रल जेंडर भी होता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही बटे हुए हैं शब्द। अब देखते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं, जैसे पेड़ों के नाम, जो भी पेड़ होते हैं वो पेड़ों के नाम वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़, आम, जामुन का पेड़। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे चंपा और इमली। ये अपवाद इसलिए हैं क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। अभी आपको बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे कि अपवाद स्वरूप, ये कथन भी है विद्वानों का कि हिंदी व्याकरण में अपवाद के स्वरूप इतने शब्द हैं, अपवाद स्वरूप, कि जिनको श्रेणीवार विभाजित नहीं किया जा सकता कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन अधिकतर शब्दों को इस तरह से विभाजन किया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि कुछ ऐसे तटस्थ शब्द हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग में भी हो जाता है और स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। तो फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं पुल्लिंग शब्द। तो पेड़ों के नाम नीम, पीपल, बड़, आम, जामुन आदि जो है पेड़ के नाम, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द में आएंगे। सिर्फ चंपा और इमली ये अपवाद हैं क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। दूसरा है धातुओं के नाम। जो धातु होते हैं जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, ये सारे ही पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है। चांदी, चांदी अपवाद इसलिए है क्योंकि चांदी स्त्रीलिंग है। तीसरा है देशों के नाम। किसी भी देश के नाम आप देखेंगे तो वो पुल्लिंग श्रेणी का बोध कराते हैं, जैसे भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो ये पुल्लिंग का बोध आपको स्वयं हो रहा होगा कि ये देशों के नाम पुल्लिंग की श्रेणी में आ रहे हैं। चौथा है पर्वतों के नाम। तो जितने भी आप पर्वतों के नाम आप खुद से रिकॉल करें तो उसमें आपको वो सभी पुल्लिंग की श्रेणी में मिलेंगे। पांचवा है ग्रहों के नाम। तो ग्रह जितने हैं जैसे बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध, ये सब आप देखेंगे तो ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है कि पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती है। और एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है कि निम्न में से कौन स्त्रीलिंग है, तो उसमें ऑप्शन में आपको पृथ्वी भी दिया गया था। तो पृथ्वी को के अलावा बाकी सभी ग्रह जो है वो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। पांचवा है अनाजों के नाम। जितने भी आप अनाज के नाम लेंगे वो सारे ही पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है, जैसे मूंग, मूंग की दाल आपको पता होगा, मूंग, मकई, मकई यानी मक्का, सरसों, अरहर, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये हो गए पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग पेड़ों के नाम, धातुओं के नाम, ग्रहों के नाम, अनाजों के नाम, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। इनके अपवादों का आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये अपवाद स्वरूप आए तो अब बेख्याली में कि पेड़ का नाम है और इमली भी उसमें दिया हुआ है विकल्प में, तो आपको लगे कि सभी पेड़ तो पुल्लिंग होते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। तो आप ध्यान रखिए कि चंपा और इमली पेड़ों के अपवाद स्वरूप हैं, ये इसमें स्त्रीलिंग में आते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर है चीज़ें। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द में कौन कौन से आते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी भाषा, मंदारिन भाषा, रोमन भाषा, ये सब स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। और हिंदी तिथियाँ,
जैसे आप हिंदी तिथियों में देख लें, जो हिंदी महीने के अलावा जो हिंदी के होते हैं, त्रयोदशी, चतुर्थी, तो ये सभी जो है आपकी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम, तो जितनी नदियों के हैं हमारे भारतवर्ष में, तो नदियों को माँ माना जाता है, तो इससे भी प्रकट होता है कि ये स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। जैसे सोन को हम सोन माता नहीं कह सकते, सोन जो है पुल्लिंग में है, आता है सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। आपने कहीं उल्लेख भी नहीं देखा होगा कि सोन माता या ब्रह्मपुत्र माता या सिंधु माता, तो ये सब जो है पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं। बाकी गंगा माता, यमुना माता, नर्मदा माता, ये सारी नदियाँ स्त्रीलिंग श्रेणी में आती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ जो है उभयलिंगी शब्द होते हैं। उभयलिंगी शब्द जो नोट में आप देख रहे हैं, ये उभयलिंगी शब्दों की ही श्रेणी है। तो उभयलिंगी शब्द वो होते हैं कि जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जगह पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो अब उन उभयलिंगी शब्दों को आप देख लीजिए एक बारी और इनका ध्यान भी रखिएगा। तो देश, मित्र, पानी, आत्मा, कपड़ा, शत्रु, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये मैं अपनी तरफ से और भी एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। राजदूत, डॉक्टर, मंत्री, राष्ट्रपति, मैनेजर, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक, ये सारे शब्द जो हैं ये उभयलिंगी होते हैं। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री ही थी। उनके लिए कोई अन्य शब्द का प्रयोग नहीं, प्रधानमंत्री का ही किया गया था। और शत्रु की तो कोई जात होती नहीं है। तो ये उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं पॉइंट नोट में कि किसी भी लिंग में निर्धारित न होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। कि जो किसी भी लिंग में निर्धारित नहीं है, मैंने बताया था कि हिंदी व्याकरण में सिर्फ 2 लिंगों की बात की गई है, तो इनका प्रयोग जो है ये किसी भी लिंग में निर्धारित नहीं। जैसे पहाड़, नदी, ये शब्द सभी पहाड़ सभी नदियाँ नहीं, पहाड़, नदी, कंकड़, पुस्तक, कलम, इस तरीके के शब्द हैं। जब शब्द संग्रह का अगला वीडियो आपको दिया जाएगा तो आप उसमें देखेंगे ये सारे शब्द आ जाएंगे। फिलहाल समझने के लिए मैंने कुछ शब्दों को यहाँ रख दिया है। तो ये शब्द जो है ये किसी भी लिंग में निर्धारित नहीं होते, और ऊपर वाले नोट में ये जो है उभयलिंगी होते हैं। ये किसी भी लिंग में प्रयोग किए जा सकते हैं, ये पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग दोनों में। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगला देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों के पहचान के नियम क्या हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको अकारांत और उकारांत नहीं पता है, तो आप एक सीधी सपाट भाषा में ये समझिए कि जिस शब्द के अंत में आ का बोध हो वो अकारांत हो गया, या जिस शब्द के अंत में ऊ का बोध हो वो उकारांत हो गया। तो ये उम्मीद है ये आपको इतने आसानी से समझ में आ गया होगा, अकारांत और उकारांत। और आगे अभी इस तरीके के बहुत से वाक्य शब्द आएंगे, आप तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो अंतिम का शब्द का अंतिम जिस पे ख़त्म होता है वही ले लिया जाता है। तो अकारांत और उकारांत। तो अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग भी शब्द हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अकारांत से जो समाप्त हुए वो इसी में आएंगे। तो यहाँ पर अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द देख लेते हैं। कृपा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। लज्जा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। शोभा, अब देखेंगे ये सब जो है इनके अंत में आ रहा है। कृपा, लज्जा, शोभा, दया, महीना, अनुकंपा, लालिमा, पीड़ा, तो ये सब अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। इसी तरह से दूसरा देखते हैं उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। तो आयु, ऊ का बोध हो गया आपको यहाँ पे। आयु, धातु, ऋतु, वायु, ये उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपवाद है, वो देख लेते हैं क्या है नोट में। कि गुरु, सेतु, ये अपवाद स्वरूप पुल्लिंग शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में नहीं आते हैं। बाकी आयु, धातु, ऋतु, वायु, ये उकारांत शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा में जो शब्द आई, ता, हट, वट से समाप्त होते हैं तो वो स्त्रीलिंग है। जैसे वट में देख लेते हैं, वट का उदाहरण देखेंगे। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा आई, ता, हट, वट से। इसका उदाहरण मैं यहाँ आपको देकर समझा रहा हूँ।
तो जैसे यहाँ पर लेते हैं हट, तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो शब्द आई ता हट वट से समाप्त होते हैं, तो यानी कि जिसका अंत इन शब्दों से होता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहला है हट, तो आहट, आहट जो है ये स्त्रीलिंग है। घबराहट, इसमें अंत में देखिए हट आ रहा है, तो आहट घबराहट ये स्त्रीलिंग हो गया। दूसरा है ता, तो कटुता, कोमलता, चंचलता ये स्त्रीलिंग है। और इसमें था आई, तो चतुराई, मुंह दिखाई, तो ये सब जो है आपका आ जाता है स्त्रीलिंग में। चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पहचान के नियम, कि ना से समाप्त होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रचना, किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है, ये तो ऐसे ही बोध हो जाएगा आपको। रचना, वेदना, घटना ये सब ना से समाप्त हो रहे हैं, तो ये जो है स्त्रीलिंग है। पांचवा देखेंगे कि उर्दू की इकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। इकारांत यानी कि जो ई पर ख़त्म होती हैं, जैसे तैयारी, बीमारी, गर्मी, ये इकारांत शब्द हो गए। और इकारांत भाववाचक, ये भाववाचक शब्द हैं। बीमारी ये भावना है, गर्मी भाववाचक संज्ञाएं हैं ये सब। कभी संज्ञा की क्लास लेंगे, संज्ञा का लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको इसे समझ में आएगा, ये संज्ञाएं के भेद। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे लिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जेंडर। तो उर्दू की इकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग है, जैसे तैयारी, बीमारी और गर्मी। तो ये इकारांत उकारांत इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साधारण सी बात यही है कि जहाँ पर शब्द ख़त्म होते हैं, जहाँ पर जो बोध आता है वही उसका आ पर ख़त्म हुआ तो आकारांत, ऊ पर ख़त्म हुआ तो उकारांत। आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। छठवां देखते हैं, उर्दू के आकारांत, हकारांत, तकारांत और शकारांत शब्द संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सज़ा, हवा, दवा, इसमें आ देखिए, आ का बोध हो रहा है तो अकारांत शब्द हो गई है। और फिर है आह, सुलह, वजह, सुबह, ये हकारांत हो गए। और फिर है कसरत, दौलत, कीमत, ये तकारांत शब्द हो गए। फिर अगला है नालिश, लाश, बारिश, ये शकारांत हो गए। तो ये उर्दू के शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। इनसे भी प्रश्न आए हुए हैं, तो आप इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखते हैं कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम। अब यहाँ नियमों की बात करेंगे। पहले स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम, फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो अब स्त्रीलिंग मूल शब्द में पुल्लिंगवाची प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय जो है वो अंत में लगता है, तो प्रत्यय लगाकर या कुछ परिवर्तन करके पुल्लिंग शब्द बना दिए जाते हैं। जैसे बहन स्त्रीलिंग है, अब इसमें प्रत्यय लगा दिया गया तो बहनोई। उसके बाद जो है जीजी, तो इसका हो जाएगा जीजा। मौसी, मौसा, तो यानी स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में परिवर्तित करना आसान है। भाभी, भाई। अब आ जाता है नियम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का। अब यहाँ देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब इसमें है कि अकारांत, अकारांत और आकारांत, अ और आ पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बहुत ही आसान है। जहाँ पर अंत में अ और आ रहा हो वहाँ पर अंत में ई लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जैसे आपको नहीं पता है कि इसका स्त्रीलिंग क्या है, जो शब्द आपको दिया गया है बस इस श्रेणी में वो आता हो कि वो अकारांत हो या आकारांत हो, तो वहाँ पर आपको अंत में ई लगा देना है। यानी कि जो शब्द आपको दिया गया है अगर उसके अंत में अ का बोध या आ का बोध होता है, साधारण भाषा में समझिए कि जो भी शब्द आपको मिला है अगर वहाँ पर उस शब्द के समाप्त होने पर अ का या आ का बोध होता हो तो वहाँ पर आप बड़े राजी खुशी ई लगा दीजिए, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कि लड़का, आ का बोध हुआ, अब यहाँ पर हमने ई लगाया, लड़की। फिर है हिरन, अकारांत है ये, तो हिरन। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं आता है, हमसे एक काम जानते हैं, हम अ और आ की जगह पे ई लगाएंगे तो हिरन की जगह पे हो गया हिरनी। फिर है नाला, अकारांत है, आ का बोध हो रहा है, अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि ई लगा देंगे तो नाला का नाली। ये बेहद आसान पहला नियम। दूसरा देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ अथवा वाय
उनमें ईया लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। ये भी आसान है, बस समझने की बात थी। तो अब आ यानी कि शब्द के अंत में आ का बोध हो रहा हो या वा का बोध हो रहा हो, ठीक है, जैसे ऊपर हमने किया है। तो अब देखते हैं बूढ़ा, बूढ़ा आ का बोध हुआ, अब यहाँ पर ईया लगाना है तो बूढ़ा का बुढ़िया। फिर आता है कुत्ता, तो कुत्ता का कुतिया, ये भी आसान रहा। तीसरा देखते हैं, शब्दों के अंत में आए हुए वान और मान की जगह वती और मति लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे वान और मान क्या है तो देख लेते हैं, ये शब्द उसी तरह से शब्द के अंत में बोध हो रहा होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ दिख जाएगा आपको श्रीमान। तो अब हमें क्या लगाना है, वती या मति। अब श्रीवती तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कोई शब्द ही नहीं बनता है इससे। तो अब श्रीमान की बात जो है श्रीमती। फिर आता है बलवान, अब वो बलमती नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये इतना तो होगा ही आपको ज्ञान। तो बलवान की जगह पे बलवती, भाग्यवान भाग्यवती, आयुष्मान आयुष्मती। ये नियम भी उम्मीद है आसानी लगा होगा अब आपको। चौथा नियम देख लेते हैं, अक के स्थान पर इका लगा देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। सेम पहले की तरह, पालक, पालक की जगह पालिका, इका लगा दिया हमने। लेखक, लेखक में इका लगाया लेखिका। पांचवा देखेंगे कि संस्कृत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे चंचल संस्कृत विशेषण है, अब इसमें आ लगा देना है हमें, तो ये चंचल से चंचला। फिर संस्कृत का ये विशेषण शब्द आता है सुत, इसमें आ लगा दिया तो सुता। आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वो शब्दों के संग्रह का मिलेगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपको उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और संस्कृत से आए हुए, उर्दू से आए हुए जो भी शब्द रहे हैं जो महत्वपूर्ण होंगे, सभी तो नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और जो संभावित हैं, वो सारे शब्दों का संग्रह आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। और साथ ही साथ पिछले वर्षों के प्रश्न और संभावित प्रश्न भी आपको मॉडल के तौर पे दिए जाएंगे। तो देखते हैं छठवां कि व्यवसाय बोधक शब्द उपनाम। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय बोधक शब्द, व्यवसाय बोधक शब्द क्या होते हैं, जैसे कि कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उसी से उसको जाना जाने लगे तो वो व्यवसाय बोधक शब्द हो जाते हैं। फिर उपनाम, उपनामवाचक, हर किसी का उपनाम होता है। और फिर जाति बोधक, किसी की जाति से जिससे स्पष्ट होती हो। शब्दों के अंतिम स्वर को हटाकर वहाँ इन और आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। देख लेते हैं ये कैसे शब्द हैं। तो पहले हम देखेंगे इन वाले, कि जहाँ इन वाले शब्द लगाए गए हैं। तो हमारे पास एक आता है शब्द माली, तो हमें क्या लगाना है यहाँ इन, तो माली से हो गया, ये व्यवसाय बोधक है, जाति बोधक। तो माली मालिन, धोबी, धोबी कपड़े धोता है, तो धोबी से धोबिन इन लगा दिया, तेली से तेलिन, ठीक है। और फिर आइन वाला देख लेते हैं, आइन प्रत्यय लगाने वाला। तो आइन शब्द में आप देखेंगे चौबे चौबाइन, पंडा पंडाइन। इस तरीके के व्यवहारिक तौर पे इन शब्दों का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, बस हम व्याकरण की दृष्टि से गौर नहीं करते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस करने के बाद आप उन पर गौर ज़रूर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। इसके अगले पार्ट में आपको महत्वपूर्ण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का संग्रह, साथ ही प्रश्न दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।